प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 बोलते हैं, प्रकरण है अपना कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी भाग 3 सीखेंगे। हमने बच्चों इसमें 2 वीडियो सीख चुके हैं। आज हम तीसरा वीडियो सीखेंगे, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इस पूरे प्रकरण में क्या क्या है, एक नज़र उस पर हम डाल लेते हैं बच्चों। ये देखिए, कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी में सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग कोशिका विज्ञान के बारे में सीख चुके हैं। सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी जिसको बोलते हैं, मात्र कोशिका, मूल कोशिका के भी बारे में हमने सीखा है, स्टेम सेल्स। जैव प्रौद्योगिकी और उसके व्यवहारिक उपयोग के बारे में हम सीख रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, कृषि विकास के महत्वपूर्ण सोपान हैं, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमने पहले वीडियो में क्या क्या सीखा था हम लोगों ने। हमने कोशिका विज्ञान के बारे में सीखा था, मूल कोशिका संशोधन के बारे में सीखा था, मूल कोशिकाओं के उपयोग के बारे में, अंग प्रत्यारोपण के बारे में भी हम लोगों ने सीखा था। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने जैव प्रौद्योगिकी में मुख्य रूप से किन बातों का समावेश होता है उसके बारे में जाना था, जैव प्रौद्योगिकी के लाभ देखा था और जैव प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक उपयोग, पशु संवर्धन और मानव स्वास्थ्य, इस सब के बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज हम इस वीडियो में रोगोपचार, इंटरफेरॉन, जनिकी उपचार, क्लोनिंग, उपचारात्मक क्लोनिंग, औद्योगिक उत्पाद, पर्यावरण और जैव प्रौद्योगिकी, कृषि विकास के महत्वपूर्ण सोपानों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ के बारे में, टीका और टीकाकरण के बारे में, खाद्य टीके हमने कहा ये भी हमारे बन रहे हैं। हम रोगों का उपचार, हमने आपको बताया था कि निदान और उपचार, अगर निदान मालूम हो गया कि क्या हमको रोग हुआ है तो उसका उपचार जो होता है किया जा सकता है। निदान लक्षण के द्वारा हमको मालूम होते हैं। अभी तो अपनी टेक्नोलॉजी इतने आगे हो गई है कि हमारे बहुत सारे हमारे अंग में, अंदर के बाहर में क्या हुआ है वो टेक्नोलॉजी के द्वारा हम पता पा जाते हैं। और सही टाइम पर अगर हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो बड़े से बड़े रोग का इलाज आसानी से संभव हो पाता है। तो ट्रीटमेंट में, जिसको ट्रीटमेंट बोलते हैं रोगोपचार, जिसे बच्चों हमने आपको बताया, तो रोगोपचार में इंसुलिन है, सोमटोट्रापिन है, ये वृद्धि के संप्रेरक, रक्त को जमाने वाले घटक, इनके निर्माण में भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। इंटरफेरॉन क्या है बच्चों? यह छोटे आकार वाली प्रोटीनों का समूह है जो विषाणुजन्य रोगों के उपचार हेतु उपयोग में लाया जाता है और इसका निर्माण कहाँ होता है? रक्त में होता है। लेकिन अब जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जनुकीय दृष्टि से उन्नत जीवाणु ई कोलाई का उपयोग इंटरफेरॉन के निर्माण के लिए, ये चित्र आप देख रहे हैं, ई कोलाई का उपयोग इंटरफेरॉन का निर्माण करने के लिए किया जाता है। जनुकीय उपचार जिसको जेनिक थेरेपी बोलते हैं बच्चों,
कायिक कोशिकाओं में जनुकीय उपचार करना। कायिक कोशिकाओं में देखिए, कायिक कोशिका, इसमें जनुकीय उपचार करना आज जैव प्रौद्योगिकी के कारण संभव हुआ है। फिनाइल कीटोनुरिया, यह विकार जो होता है फिनाइल कीटोनुरिया, यह विकार यकृत की कोशिका में जनुकीय दोष निर्माण होने से होता है। जीन थेरेपी की सहायता से उसका उपचार संभव हुआ है। जीन थेरेपी के ही कारण इसका उपचार जो होता है वो संभव हुआ है। इस पद्धति को कायिक जनुकीय उपचार पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को ये है कायिक जनुकीय उपचार पद्धति। इसमें शुक्र कोशिका और अंड कोशिका के अलावा शरीर के सभी कोशिकाओं को कायिक कोशिका कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय विज्ञान संस्थान ने जनुकीय पारिषिक तंबाकू की प्रजाति विकसित की है और इस वनस्पति की पत्तियों जानवर चबाएं तो जानवरों को रीढ़ पेस्ट, यह विशिष्ट ऐसा त्वचा विकार नहीं होता। जानवरों को त्वचा रोग से बचाया जा सकता है। बच्चों, आप लोगों ने क्लोनिंग शब्द सुना होगा। क्लोनिंग ये अंग्रेजी शब्द है। क्लोनिंग का मतलब जैसे का तैसा, कोई कोशिका हो, कोई अंग हो अथवा पूरी शरीर हो, जैसे को तैसा बना देना क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। क्लोनिंग दो प्रकार से होता है। एक होता है प्रजननात्मक क्लोनिंग, जिसको हम रिप्रोडक्टिव बोलते हैं। दूसरा होता है उपचारात्मक क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, ये दो प्रकार की क्लोनिंग होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग जान लेते हैं कि क्या होता है। रिप्रोडक्टिव जो क्लोनिंग है, किसी शरीर का केंद्रक विरहित स्त्री बीज और दूसरे शरीर का कायिक कोशिका का केंद्रक, इनके संयोग से क्लोन जन्म लेता है। मतलब नए सजीव के निर्माण के लिए नर के शुक्र कोशिका की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या बोला कि किसी शरीर का केंद्रक विरहित स्त्री बीज और दूसरे शरीर का कायिक कोशिका का केंद्रक, इनके संयोग से क्लोन जन्म लेता है। क्लोन क्या करता है? जन्म लेता है। मतलब नए सजीव के निर्माण के लिए नर के शुक्र कोशिका की आवश्यकता नहीं होती। ये देखिए, दूसरा जो है वो है उपचारात्मक क्लोनिंग। इसमें क्या होता है बच्चों? केंद्रक विरहित स्त्री बीज और दूसरे शरीर का कायिक कोशिका का केंद्रक, इनमें संयोग से तैयार हुई कोशिका को प्रयोगशाला में विकसित करके उससे मूल कोशिका का निर्माण कर सकते हैं और संबंधित व्यक्ति के कई रोगों पर इन कोशिकाओं की सहायता से उपचार किया जा सकता है। जैसे इंसुलिन, जनुकीय प्रौद्योगिकी का उपयोग कर निर्माण की जाने वाली कुछ प्रोटीन उत्पाद और एक किस रोग पर उपयोगी होती हैं। इंसुलिन का उपयोग मधुमेह में होता है। ये देखिए, जो पहले हमने बताया कि घोड़े से मधुमेह का इंसुलिन निकाल करके उपयोग में लाया जाता था, अब वो बायोटेक्नोलॉजी की धारा से होता है, जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से होता है। तो इंसुलिन मधुमेह वैसी बीमारी में है
सोमटोस्टेरिन है, ये बौनापन में है, छोटा लोग जो हो जाते हैं बौनेपन में। और इथ्रोपाइटिन है अनीमिया, अनीमिया एक बीमारी है, माने खून की कमी हो जाती है। फैक्टर 8 है हीमोफीलिया। और इंटरल्यूकिन, ये जो कैंसर की बीमारी में होता है, इंटरल्यूकिन। और इंटरफेरॉन, ये है विषाणु संक्रमण। बच्चों इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये जोड़ियां मिलाने के लिए आता है। तो कोशिका के जैसी जनकों का भी क्लोनिंग करके उसी प्रकार से लाखों जनुक बनाए जाते हैं। जनुकीय चिकित्सा और अन्य कारणों के लिए उनका उपयोग भी किया जाता है। क्लोनिंग तकनीक से आनुवांशिक रोगों का संक्रमण रोकना, वंश वृद्धि जारी रखना, श्वास प्रवृत्तियां उच्चतम करना संभव होगा। परंतु कई कारणों से मानवीय क्लोनिंग का विश्व भर में विरोध भी हो रहा है। 5 जुलाई 1996 के दिन स्कॉटलैंड में क्लोनिंग विधि से डाली भेड़ का जन्म हुआ था। स्कॉटिश भेड़ के स्त्री बीज का केंद्रक निकालकर उसकी जगह फिनडासेट प्रजाति की भेड़ के गर्भाशय में वृद्धि की गई और अंत में डाली का जन्म हुआ। केंद्रक के गुणसूत्रों के अनुसार उसकी विशेषता थी। स्कॉटिश भेड़ की कोई भी विशेषता उसके शरीर में नहीं थी। और वो जो डाली भेड़ का जन्म हुआ, स्कॉटिश भेड़ की कोई भी, कई बच्चों को जन्म देकर डाली फेफड़े के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को मर गई। फेफड़े के रोग के कारण। ये देखिए एकदम ज्यों का त्यों है, जैसी आकृति बड़े वाली की वैसी आकृति क्या है, छोटे वाले की भी, माने ज्यों का त्यों, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ज्यों का त्यों। यहाँ इंसुलिन का उपयोग आपने देखा मधुमेह में किया जाता है। सोमटोस्टेरिन का प्रयोग बौनापन में किया जाता है। इरिथ्रोपाइटिन का अनीमिया में, फैक्टर 8 का उपयोग हीमोफीलिया में, इंटरल्यूकिन कैंसर में, और इंटरफेरॉन विषाणु संक्रमण में। इंटरफेरॉन क्या है, विषाणु संक्रमण में। औद्योगिक उत्पादक, औद्योगिक उत्पाद श्वेत जैव प्रौद्योगिकी। विभिन्न औद्योगिक रसायन कम खर्चीली प्रक्रियाओं द्वारा निर्माण कर सकते हैं, जिसको हम इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। विभिन्न औद्योगिक रसायन कम खर्चीली प्रक्रियाओं द्वारा निर्माण कर सकते हैं, जिससे सुधारित ईस्ट का उपयोग कर चोटे से मद्य का निर्माण करना। चोटे से शराब बनाना है तो आसानी से किया जा सकता है। पर्यावरण और जैव प्रौद्योगिकी का क्या संबंध है? पर्यावरण और जैव प्रौद्योगिकी का एक दूसरे से क्या संबंध है? बच्चों, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर पर्यावरण संबंधी बहुत सारे प्रश्नों को हल करना संभव हुआ है। जैसे विघटन द्वारा, अनुपयोगी निष्कासित जल और ठोस कचरे पर प्रक्रिया करके, सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी का उपयोग पहले से किया जा रहा है। ऐसा निष्कासित जल नदियों, प्राकृतिक जल स्रोतों में प्रवाहित करने से कार्बनिक द्रव्यों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे नदी के पानी में घुलनशील ऑक्सीजन उपयोग में लाने से उसकी मात्रा कम हो जाती है। इसका उपाय है कि जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से निष्कासित जल के कार्बनिक घटकों का पहले ही ऑक्सीकरण करके ऐसा प्रक्रिया किया हुआ निष्कासित जल नदियों में छोड़ना चाहिए, तो नदी में जो जीव जंतु हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखिए,
तो ठोस कार्बनिक निरुपयोगी पदार्थों पर प्रक्रिया करके कंपोस्ट खाद बनाते समय भी बड़ी मात्रा में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। नए जैविक तकनीक विधि में जैव उपायोजन, जैव कीटनाशक, जैव खाद, जैव संवेदकों आदि का समावेश होता है। जैव उपायोजन अर्थात वनस्पति और सूक्ष्म जीवों जैसे सजीवों का उपयोग कर जल, निष्कासित जल, प्रदूषित भूमि, इनके विषैले रसायन और प्रदूषणों को नष्ट करना अथवा अवशोषित कर लेना। इसके लिए वनस्पतियों का उपयोग किया गया है। उसे फाइटो रिमेडिएशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर पायरो रेडिमेडिएशन लिखा है, कहते हैं। खाद्य जैविक तकनीक, खाद्य जैविक तकनीक वो क्या होता है बच्चों? खाद्य जैविक तकनीक, फूड बायोटेक्नोलॉजी। आप बाजार में पाव, चीज, मद्य, बियर, दही, विनेगर आदि खाद्य पदार्थों का निर्माण सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है। ये पदार्थ जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से तैयार किए जाने वाले सबसे पुराने पदार्थ हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि सब्जी हम बाजार से जो लाते हैं उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। तो खाद्य जैव प्रौद्योगिकी में जैव तकनीक है, इसके द्वारा ये किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है बच्चों? जिस प्रकार किसी इंसान की अंगुलियों के निशान एक ही होते हैं, उसी प्रकार जैसे आपकी अंगुली के जो निशान है दूसरी की अंगुली के नहीं होते हैं। आपकी जो अंगुली के निशान है, देखिए निशान हम दिखा रहे हैं आपको, वही निशान दूसरी की अंगुली के नहीं होते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का जो डीएनए होता है वो एक ही होता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के डीएनए से उस व्यक्ति की पहचान कर पाना जो होता है वो संभव होता है। इस पद्धति को डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। इस टेक्निक का उपयोग कहाँ का होता है? न्यायिक विज्ञान में होता है, फोरेंसिक साइंस में किया जाता है। आपराधिक स्थान पर जैसे कोई मारामारी हो गई, कुछ भी हो गया, तो वहां पर पाए जाने वाले अपराधियों के शरीर के किसी भी भाग में, किसी भी भाग से उसकी जांच करवाई जा सकती है। जैसे किसी बच्चे का कौन पिता है कौन नहीं है, अगर ये कोई चैलेंज करता है तो उसकी भी पहचान डीएनए टेस्ट के द्वारा ही करवाई जा सकती है। और ये संशोधन संस्थान है कहाँ बच्चों? ये हैदराबाद स्थित है, हैदराबाद में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। तो किसका बच्चा है उसकी भी पहचान हम डीएनए के द्वारा, डीएनए जांच के द्वारा करवा सकते हैं। तो इसका उपयोग फोरेंसिक साइंस में और जो आपराधिक स्थान पर पाए जाने वाले अपराधियों के शरीर के किसी भी भाग से उसकी पहचान हम कर सकते हैं। और अगर कोई चैलेंज करता है कि हमारा पिता है, कोई बच्चा चैलेंज करता है कि हमारे पिता यही है, तो उसका अगर डीएनए उससे मिलेगा तो ये साबित हो जाएगा कि उसका पिता है। कृषि विकास के महत्वपूर्ण सोपान क्या है बच्चों? कृषि विकास के महत्वपूर्ण 3 सोपान हैं। एक हरित क्रांति है,
दूसरा श्वेत क्रांति है और तीसरा नील क्रांति है। हरित क्रांति जो बच्चों ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और श्वेत क्रांति को व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, नील क्रांति को ब्लू रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ये 3 प्रकार की क्रांतियां हैं। हरित क्रांति, ये देखिए हरित क्रांति में, ग्रीन रिवॉल्यूशन में इसमें सभी को ये अंदाजा था कि पॉपुलेशन हमारे देश की बढ़ेगी भस्मासुर की तरह। अगर खाद्यान्न कम मात्रा में उत्पन्न हुआ तो लोग भूखों मर जाएंगे। कम खेत जमीन में अधिकाधिक मात्रा में फसलों का निर्माण करने के लिए जो विधि अपनाई गई, उस विधि को ही सामूहिक रूप से हरित क्रांति कहते हैं। गेहूं और धान की सुधारित छोटी प्रजाति, खाद और कीटनाशकों का उचित उपयोग, जल व्यवस्थापन, इन सभी बातों के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होकर अधिक जनसंख्या भूखमरी से बच गई। हरित क्रांति में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के थे और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत के थे। इनका हम चित्र आपको अभी दिखाएंगे। दूसरा जो श्वेत क्रांति है बच्चों, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से मतलब है। इसमें भारत का कुछ भाग बहुत सघन था, उनसे जो दूध मिलता था उसको सभी जगह पर उपयोग में लाना पर्याप्त नहीं था। इसलिए सहकार एवं जैव तकनीक के माध्यम से दूध उत्पादन के व्यवसाय को जोड़ा गया और यह एक स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। और ये सब किया क्या कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। गुजरात राज्य के आनंद सहकारी दुग्ध उत्पादन के इस आंदोलन को इन्होंने एक अलग ऊंचाई पर ही पहुंचाया है। दूध से बनने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो हमको पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। दूध उत्पादन में स्वयं पूर्णता प्राप्त करते हुए उसमें गुणवत्ता नियंत्रण, अन्य दूधजन्य पदार्थों का उत्पादन, उनका जतन, इस पर जैव तकनीक का पर्याप्त उपयोग कर नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन बच्चों आजकल, पहले जर्सी गायों को पालते थे, मैंने विदेशी गायों को पालते थे, लेकिन आजकल विश्व भर के लोग फिर से हमारी देसी नस्लों को प्रमुखता दे रहे हैं। तीसरी जो क्रांति आई उसको बोलते हैं नील क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। नील क्रांति में मतलब होता है पानी का उपयोग करके जो जलचर प्राणी हैं, जो जल में रहने वाले हैं, उन सजीवों का निर्माण करना। पूर्व के एशियाई देशों में जो उनको खेत होते थे, तालाब होते थे, उसमें लोग काफी मात्रा में मछलियों का पालन करते थे। केवल ये पालन पोषण मछलियों तक नहीं रहा, और भी जलचर प्राणी जो है सबको बचाने में उपयोग में लाया गया। भारत ने नील क्रांति मिशन चलाया 2016 में, जिसको NKM 16 के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मत्स्य व्यवसाय, मछली पालन को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देकर उत्पाद बढ़ाने का संकल्प लिया गया। इसके लिए लोगों को सरकारी अनुदान भी मिलता है 50% से लेकर 100% तक। 50% से लेकर 100% तक मछली पालन अगर आप खोलते हैं तो उसमें आपको सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। कुछ तो आप जानते हैं समुद्री पानी में मछलियां होती हैं, और कुछ खेत के तालाब में जो मीठे पानी में भी कुछ मछलियां होती हैं।
जैसे रोहू, कटला जैसी मीठे पानी में रहने वाली मछलियाँ, और झींगे आप मीठे पानी में पालेंगे तो नहीं आएगा। वो जो होता है खारे पानी में उनका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। खारे पानी में उनका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है बच्चों? हरित क्रांति के जनक, ग्रीन रिवोल्यूशन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कहाँ के थे बच्चों? भारत के थे। इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और डॉक्टर रामन बोलोंग, ये जो होता है बच्चों, ये अमेरिका के थे। इन दोनों ने हरित क्रांति लाने का कार्य किया है। हरित क्रांति का मतलब अधिक से अधिक उत्पादन, अधिक से अधिक फसलों का पैदावार। जब अधिक से अधिक फसलों की पैदावार होगी, उसके लिए हाइब्रिड बीज चाहिए, कीटनाशक दवाई चाहिए, तभी हम पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी हम इस जमीन से अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो हरित क्रांति के जनक भारतीय कृषि संशोधन संस्थान दिल्ली। ये भारतीय कृषि संशोधन संस्थान दिल्ली में है, IARI के नाम से जाना जाता है। नींबू वर्गीय फलों के राष्ट्रीय संशोधन केंद्र ICAR, CCRD और उसकी विभिन्न शाखाएं भारतीय विज्ञान संस्थान IAS, राष्ट्रीय अनार संशोधन संस्थान सोलापुर में बनाए गए हैं। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवोल्यूशन, ये डॉक्टर देखिए वर्गीस कुरियन है। दूध उत्पादन में भारत को नंबर 1 पर लाके कर दिया है। दूध उत्पादन में स्वयं पूर्णता प्राप्त करने हुए तो उसमें गुणवत्ता नियंत्रण, अन्य दुग्धजन्य पदार्थों का उत्पादन और उसका जतन जैव तकनीक की सहायता से किया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नील क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन, भारत सरकार ने नील क्रांति मिशन 2016 में NKM16 के नाम से चालू किया है। इसमें मत्स्य पालन को बहुत बढ़ावा दिया गया है बच्चों। अगर आप मछली पालते हैं तो आपको 50% से लेकर हमने बताया 100% तक सरकारी अनुदान प्राप्त हो जाता है। माने आपको अपने पास से कुछ पैसे लगाने नहीं है और आपकी कमाई अच्छी हो सकती है। उसकी सारी व्यवस्था कौन करता है? सरकार करती है। आगे है बच्चों, हम फर्टिलाइजर्स के बारे में बताएंगे। कीटनाशक, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एपीकल्चर, औषधि वनस्पतियों का रोपण और फल प्रक्रिया उद्योग, और कुछ स्वाध्याय के प्रश्न हैं, उसको हम लोग चौथे वीडियो में देखेंगे। उसको हम किस वीडियो में देखेंगे बच्चों? चौथे वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या देखा, एक बार हम उसको बोल देते हैं। हम लोगों ने रोगोपचार के बारे में देखा, इंटरफेरॉन, जनुकीय उपचार, क्लोनिंग, उपचारात्मक क्लोनिंग और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग को देखा। औद्योगिक उत्पाद, श्वेत जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम लोगों ने खाद्य जैव तकनीक देखा, जो अपने पाव, चीज, मद्य, बियर, दही, विनेगर बनते हैं। इसमें सब में जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से तैयार किए जाते हैं। DNA फिंगरप्रिंट देखा और कृषि विकास के महत्वपूर्ण सोपान में 3 सोपान आप लोगों ने देखा, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नील क्रांति। तो हरित क्रांति के जनक हमने किसको बताया? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और डॉक्टर नॉर्मन बोलांग को। और श्वेत क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और नील क्रांति का स्थापना जो भारत सरकार ने नील क्रांति मिशन से किया है, जिसमें मछली पालन के अलावा और भी जलचर प्राणी जो है
उनकी भी सहायता इसमें की जाती है, उनको भी पाला जाता है। बहुत सारे प्राणी हैं जो जलचर हैं, जो पानी में रहते हैं, तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।